हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य के बारे में। यानी कि जो कौटिल्य थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर थे। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। तो उनके बारे में संपूर्ण जितना भी अध्ययन हो सकता है उसके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एमपीपीएससी मेंस के नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल हो ये वीडियो। तो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। तो सबसे पहले देखते हैं जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य का नाम जो है अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। और इसमें कौटिल्य के अतिरिक्त विष्णुगुप्त नाम भी दिया गया है अर्थशास्त्र में। ठीक है, यानी कि कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आगे क्या है, कौटिल्य का तीसरा नाम चाणक्य माना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम था। विशाख दत्त ने अपने प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ मुद्रा राक्षस में चाणक्य जो है कौटिल्य विष्णुगुप्त के नामों से इन्हें पुकारा है, जिसमें यह संकेत मिलता है कि यह तीनों एक ही व्यक्ति के नाम थे। ठीक है, यानी कि जो कौटिल्य थे उन्हें ही चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर जो है कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका सोर्स कहाँ से मिलता है, तो विशाख दत्त ने जो अपनी पुस्तक रचित की है मुद्रा राक्षस में, उससे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक थे, जिसको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ठीक है, और कौटिल्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, और कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई, और तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक आदर्श शिक्षक के रूप में कार्य किया इन्होंने। सशस्त्र शास्त्र के ज्ञाता और शासक एवं कूटनीतिक में महारथी जो व्यक्ति थे, कौन, कौटिल्य। ठीक है, और अब देखते हैं इनके एक एक पॉइंट इसमें समझते हैं इनके बारे में, जो इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो राज्य की सर्वोच्चता पर इन्होंने क्या बयान दिया है, सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट पर। तो कौटिल्य ने राज्य को अपने आप में साध्य मानते हुए सामाजिक जीवन में उसे सर्वोच्च स्थान दिया है। ठीक है, और राज्य के हित के सामने वे नैतिकता के सिद्धांतों को भी परे रख देते हैं। यानी कि यदि राज्य का जब कोई बात आती है, राज्य के हित की बात आती है, तो कौटिल्य क्या कहते हैं कि उस समय पर जो है नैतिकता के सिद्धांत को भी परे रख देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए, और वहाँ पर राज्य को प्राथमिकता देनी चाहिए नैतिकता के सिद्धांत के स्थान पर। ठीक है, जब राज्य पर कोई राज्य के हित की बात आती है। अब अगला क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो इनके द्वारा रचित किया जो है लिखित है। अर्थशास्त्र की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र केवल राजनीतिक चिंतन का सारांश ही प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि व्यवहारिक प्रशासन के मार्गदर्शक के रूप में अधिक विख्यात है। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है राज्यशास्त्र का ऐसा सैद्धांतिक ग्रंथ नहीं है जिसमें प्रशासन या राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांतों का विवेचन किया गया हो, बल्कि यह प्रशासक के लिखी गई एक मार्गदर्शिका है। यह ग्रंथ युद्ध एवं शांति दोनों समय पैदा होने वाली शासन की व्यवहारिक समस्याओं पर विचार करते हुए प्रशासन के संयंत्र एवं उसके कार्यों का विवेचन करता है। कूटनीति के विवेचन में कौटिल्य इतने प्रसिद्ध हुए कि बाद की पीढ़ियों में सफल कूटनीतिज्ञों को कौटिल्य अवतार कहा जाने लगा। यानी कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो एक नॉर्मल पुत्रिका नहीं है, बल्कि ये एक मार्गदर्शन करने वाली मार्गदर्शिका के रूप में है, जो कई समस्याओं का समाधान लिए हुए है अपने आप में। ठीक है, और जब कौटिल्य इतने प्रसिद्ध हुए थे, जिसके कारण जो आगे की पीढ़ी के जो कूटनीतिज्ञ हुआ करते थे उन्हें भी कौटिल्य ही कहा जाने लगा, क्योंकि जब यदि कोई भी महारथी होता है कूटनीति में तो उसे कौटिल्य ही कहा जाने लगा, क्योंकि कौटिल्य इतने ज़्यादा कूटनीति के मामले में महारथी थे। ठीक है, आगे अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों और 150 अध्यायों में विभक्त किया गया है, जिसमें 180 विषयों पर लगभग 6000 श्लोक हैं। इसमें राजनीति और कूटनीति, कानून और प्रशासन इत्यादि के बुनियादी सिद्धांतों को संक्षेप में व्यक्त करके
कौटिल्य ने गागर में सागर भर दिया है। यानी कि थोड़े से चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या किया है, बताया है कि थोड़ी सी एक पुस्तक मात्र में, जिसमें 15 अधिकरण और 150 अध्याय में जो विभक्त है, उसमें एक बहुत ही बड़ी जो है प्रशासन, कूटनीति, कानून, सभी चीज़ों के बारे में जो है सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, आगे क्या है, कौटिल्य की दंड नीति, यानी कौटिल्य के द्वारा दंड कैसा होने चाहिए, दंड पर उनकी के द्वारा जो बनाई गई नीति क्या हो थी, इसके बारे में देखते हैं। तो कौटिल्य ने दंड नीति के 4 उद्देश्यों का विवरण दिया है। पहला, अलब्ध की प्राप्ति, यानी कि जो अर्थात जो कुछ अभिष्ट है परंतु प्राप्त नहीं हुआ है, उसे प्राप्त कैसे किया जाए। ठीक है, पहला तो ये उद्देश्य है। अगला है लब्ध का परिरक्षण, यानी कि अर्थात जो कुछ प्राप्त जो है कर लिया गया है उसकी रक्षा कैसे की जाए, दूसरा उद्देश्य ये हुआ। तीसरा क्या है, रक्षित का विवर्धन, यानी अर्थात जिसकी रक्षा की गई है उसमें बढ़ोतरी कैसे की जाए, यानी कि जो कि रक्षा करके रखा गया है जिसे, उसमें अब बढ़ोतरी कैसे किया जाए। ठीक है, और अगला क्या है, चौथा, विवर्धित का सूत्र जो सुपात्रों में विभाजन, यानी कि अर्थात जिसकी बढ़ोतरी की गई है उसे उपयुक्त पात्रों में विकसित कैसे किया जाए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि आगे जो है दंड नीति को अर्थशास्त्र के उद्देश्यों की सिद्धि मान सकते हैं। ठीक है, जो मतलब अर्थशास्त्र के जो भी उद्देश्य हैं उसकी सिद्धि मान सकते हैं, किसे, दंड नीति को, कौटिल्य की। और दंड राज्य शक्ति का प्रतीक है। नीति से यह निर्देश मिलता है कि दंड नीति से यह निर्देश मिलता है कि इस शक्ति का प्रयोग न्यायपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब जो दंड नीति है उसका जो है न्यायपूर्ण ही उपयोग होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी भी अनजान दूसरे व्यक्ति को, गलत व्यक्ति को है, किसी भी उसके जो है किए द्वारा, देखिए मान लीजिए जैसे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, जिसने जो कि निर्दोष है, तो कौटिल्य कहते हैं कि उनकी दंड नीति के अनुसार किसी भी निर्दोष को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, दंड उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो कि दोषी है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, अगला क्या है, कौटिल्य का प्रभु सत्ता सिद्धांत, यानी कि कौटिल्य थ्योरी ऑफ सोवर्निटी, प्रभु सत्ता का सिद्धांत क्या है कौटिल्य का। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अर्थशास्त्र में किसी सिद्धांत की विवेचना नहीं की गई है। फिर भी कौटिल्य के राज्य दर्शन में राज्य की उत्पत्ति में उस संविदा सिद्धांत के दर्शन होते हैं जिसका व्यापक विवेचन आगे चलकर हॉब्स, लॉक, रूसो द्वारा किया गया। कौटिल्य ने राजा या प्रभु सत्ताधारी की उत्पत्ति की जो कि व्याख्या दी है वह यूरोप में प्रचलित सामाजिक अनुबंधन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत से मिलती जुलती है, जिसमें प्राकृतिक दशा की कल्पना की गई है। ठीक है, यानी कि जो कौटिल्य थे उनका प्रभु सत्ता सिद्धांत क्या था, तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अर्थशास्त्र में किसी सिद्धांत की विवेचना इन्होंने के द्वारा नहीं की गई है। फिर भी कौटिल्य के जो राज्य दर्शन में राज्य की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत के दर्शन होते हैं, ठीक है, जिसका व्यापक विवेचन आगे चलकर हॉब्स, लोग जो कि रूसो के द्वारा ठीक है किया गया था। ठीक है, आगे क्या है, उन्होंने प्रभु सत्ताधारी को पूर्ण शक्तियाँ प्रदान करने के लिए धार्मिक मान्यताओं का सहारा लिया है और साथ ही कर्तव्यों के बंधन से भी बांध दिया है। यदि राजा अपने कर्तव्यों का पालन न कर पाए तो क्या प्रजा उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकती है, ऐसा तो नहीं कहा है, परंतु उनके कराधान सिद्धांत से संभवतः यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि राजा प्रजा के कुशल क्षेम की व्यवस्था ना कर पाए तो जनता प्रजा को कर देना बंद कर सकती है, यानी कि जनता जो है या फिर प्रजा जो है राजा को टैक्स देना या कर देना बंद कर सकती है यदि राजा उनके हितों की देखभाल ना कर पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कौटिल्य का प्रभु सत्ता वाला सिद्धांत था। अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है, तो आगे चलते हैं। दूसरी ओर राजा का भी यह कर्तव्य है कि वह प्रजा की रक्षा करने में कोई कमी ना रहने दे, यानी कि यदि राजा क्या है, यदि कोई व्यक्ति राजा बनता है तो उसका जो ये कर्तव्य होता है, ठीक है, कौटिल्य के अनुसार कि वो प्रजा की रक्षा करने में कोई भी कमी ना रहने दे। ठीक है, ये कौटिल्य ने कहा है ऐसा। अगला क्या है, कौटिल्य की मंत्री परिषद, यानी कौटिल्य काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। कौटिल्य ने अमात्य यानी मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की है। मंत्री परिषदों की संख्या समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। राज्य के प्रमुख मंत्रियों
अमात्य विभागाध्यक्षों एवं अधिकारी वर्गों को कौटिल्य अष्टादश तीर्थों की संज्ञा देते हैं। यानी कि जो कौटिल्य के मंत्री परिषद थी उसमें अमात्य विभाग अध्यक्ष अधिकारी वर्ग थे, जो उन सभी को अष्टादश 18 तीर्थों की संज्ञा कौन देते थे? कौटिल्य देते थे। और यह तीर्थ मंत्री जो है, यह तीर्थ मंत्री यानी कि जो मंत्री होते थे 18 ठो, उनमें कौन कौन शामिल था? तो प्रमुख रूप से जो है पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारिका दुर्गपाल, ठीक है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, अंतर्वेशिका, अंतःपुर का रक्षक जिसे कहा जाता है, समागही जिसे महाधीश कहा गया, धात्री जिसे मुख्य कोषाध्यक्ष, और प्रवेष्ट्री जिसे आयुक्त जो था, और नायक जिसे नगर रक्षक जिसकी जिम्मेदारी मिली थी, और व्यवहारिक जो कि दीवानी न्यायाधिकारी था, और कार्यांतिक यानी कि कारखानों का अध्यक्ष, सीताध्यक्ष यानी कृषि संबंधी कार्य करने वाला, और पौर जो कि नगर का प्रधान दंडपाल था, ठीक है, नगर का प्रधान होता था, और दंडपाल जो कि सेना विभाग का अधिकारी होता था। अब कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत, कौटिल्य के जो सप्तांग सिद्धांत है उसे देख लेते हैं कि यानी कौटिल्य के द्वारा जो सप्तांग सिद्धांत दिए गए थे कौन कौन से थे। तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य 7 तत्वों से निर्मित होता है। यह राज्य के अंग कहलाते हैं। जैसे शरीर के अंग होते हैं वैसे ही राज्य के भी यह अंग होते हैं जो राज्य से अलग नहीं किए जा सकते। कौटिल्य ने राज्य के इन 7 अंगों की तुलना मानव शरीर के अंगों से की है। किस प्रकार से? तो सबसे पहला स्वामी, पहला सप्तांग कौन सा? स्वामी है, जिसे अर्थात स्वामी का अर्थात राजा, राज्य के सिर तुल्य यानी कि सिर के जैसा है राजा, ठीक है, सबसे ऊपर जो होता है, ठीक है। और अमात्य जिसे जो मंत्री होता था, और राज्य की आंख के रूप में उसे क्या किया है? बताया है कौटिल्य ने। और सुहृद जो कि राजा का मित्र होता था और जिसे राज्य का कान बताया है कौटिल्य ने, ठीक है। और सेना जो कि राज्य का, जिसे मस्तिष्क बताया गया है। अब अगला देखते हैं पांचवा कौन है। तो पांचवा क्या है? तो कोष, जिसे कोष क्या है? कोष राज्य का मुख्य जो होता था, ठीक है। और सेना राज्य का, जिसे मस्तिष्क कहा जाता था। ये सेना फ्रेंड्स 2 बार हो गया है तो आप इसे ठीक है वो कर लीजिएगा। और दुर्ग जिसे राज्य की बाहें कहा जाता था। और पुर या जनपद जो कि भूमि एवं प्रजा, ठीक है। और राज्य की जांघाएं जिसे यानी कि पैरों के रूप में जिसे कहा गया है, कौटिल्य के द्वारा विवेचित किया गया है, ठीक है। और इसके बाद कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। और किस प्रकार से जो कौटिल्य के समय पर कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था तो जो थी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी आप कह सकते हैं इंग्लिश में, वो कैसे मैनेज करते थे, वो क्या करते थे उसमें, तो उसके देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने गुप्तचर सेवा के संगठन तथा कार्य प्रणाली पर 2 विशेष अध्याय लिखे हैं। और संपूर्ण कृति में जहाँ तहाँ इसका उल्लेख किया गया है। उन्होंने गुप्तचरों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण दिया है और गोपनीय सूचना के संप्रेषण के लिए सांकेतिक भाषा तथा संदेश वाहक कबूतरों के प्रयोग का आदेश दिया है। वे गुप्त वार्ता विभाग का नियंत्रण 5 गुप्तचर संस्थाओं को सौंपने का विधान करते हैं, जहां गुप्तचरों को प्राप्त सूचनाएं पहुंचानी चाहिए और वहीं से अपने कार्य के बारे में आवश्यक आदेश प्राप्त करने चाहिए। अगला इससे आगे क्या है? इन संस्थाओं के अतिरिक्त कुछ विशेष गुप्तचरों की नियुक्ति भी होनी चाहिए जो सीधे ही किसी उच्च स्तर की मंत्री या राजा के अधीन होने चाहिए। यहाँ तक कि मंत्रियों की गतिविधियों पर सतर्कता रखने के लिए राजा अपने अधीन गुप्तचरों को नियुक्त करता था। और एक विशेष प्रकार के गुप्तचर सत्री कहलाते थे, जिन्हें बाल्यकाल में ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता था कि वह साधु या ज्योतिष के भेज में प्रजा के निकट पहुंचकर गुप्त सूचनाएं प्राप्त कर सके। यानी कि जो कौटिल्य थे उनकी गुप्तचर व्यवस्था कई लेवल में बटी हुई थी, ठीक है। एक तो गुप्तचर जो एजेंसी थी वो कई 5 भागों में लगभग बटी हुई थी। उसके अतिरिक्त भी कई ऐसे गुप्तचर थे जिन्हें जो है बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है, ताकि वो जनता में रह करके जो है एक सूचना का, गुप्त सूचनाओं का प्राप्त कर सकें, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है, कहीं कृषक बनकर तो कहीं व्यापारी बनकर अपना कार्य करने के लिए गुप्तचरों का विस्तृत संगठन अपेक्षित था।
यानी कि जो कृषक बनकर भी कई बार लोगों को गुप्तचर बना दिया जाता था कृषक के रूप में, या फिर व्यापारी बना करके गुप्तचर के कार्य करवाए जाते थे, ठीक है। और गुप्त सूचनाएं संकलित करने के लिए अतिरिक्त गुप्तचरों का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या था? राजा की लोकप्रियता की रक्षा करना, यानी कि राजा जो है किसी भी प्रकार से जनता के बीच में जो है कम लोकप्रिय ना हो, इसकी विशेष प्रयास ये लोगों के द्वारा किए जाते थे, ठीक है। आगे क्या है? प्रशासनिक भ्रष्टाचार की रोकथाम, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार ना हो प्रशासन में, उसकी रोकथाम के लिए भी जो है प्रयास किए थे कौटिल्य ने। क्या क्या प्रयास किए गए थे उनके द्वारा? तो कौटिल्य ने चेतावनी दी है कि सरकारी कर्मचारियों के आचरण के मामले में विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है, और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की संभावना को व्यक्त करने के लिए उन्होंने जो दृष्टांत दिए हैं उनमें इनकी अनोखी सूझबूझ झलकती है। उन्होंने लिखा है कि कोई व्यक्ति अपनी जिह्वा पर रखे हुए मधु या विष के स्वाद के प्रति उदासीन रहे, ऐसा संभव नहीं है। मतलब यह है कि राजपुरुष अर्थात सरकारी अधिकारी निर्लिप्त भाव से ना तो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ना अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकते हैं। फिर उन्होंने यह लिखा है कि पानी में चलने फिरने वाली मछली कब, कैसे और कितना पानी पी जाती है, यह पता लगाना बहुत मुश्किल है। मतलब यह कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय कितना स्वार्थ साधन कर लेंगे, यह मालूम करना अत्यंत कठिन है। अतः राजा को इनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखनी चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं? तो कौटिल्य कहते हैं भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रशासन में, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो राज्य के प्रमुख 3 उद्देश्य माने जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आगे क्या है। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के उद्देश्य क्या क्या हैं, यानी कि जो कौटिल्य क्या कहते हैं कि किसी भी राज्य के कुछ उद्देश्य होते हैं, और कौटिल्य के अनुसार कौन कौन से उद्देश्य होते हैं तो वो देखते हैं। तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के कुछ प्रमुख उद्देश्य भी बताए हैं। अब जान लेते हैं कि प्रमुख जो है उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो प्रमुख उद्देश्यों को देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं। हाँ, तो उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो राज्य के प्रमुख 3 उद्देश्य माने जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। कौन कौन से? आंतरिक शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना, ठीक है। आंतरिक रूप से राज्य के जो अंदर की शांति बनाए रखना, ठीक है, लोगों में, और सुरक्षा को स्थापित करना। अगला क्या उद्देश्य है? राज्य की बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना, ठीक है। और राज्य की सुख समृद्धि के लिए कल्याणकारी कार्यों की व्यवस्था करना जो है, ये क्या बताते हैं? कौटिल्य 3 प्रमुख उद्देश्य बताते हैं किसी भी राज्य के। आगे क्या है? हालांकि इन तीनों उद्देश्यों का वास्तविक उद्देश्य एक ही है, यानी प्रजा की सुरक्षा और समृद्धि करना। यानी कि 3 उद्देश्य उन्होंने प्रमुख रूप से राज्य के बताए हैं, लेकिन तीनों का ही जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? प्रजा की जो है सुरक्षा करना और उनकी समृद्धि करना, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब आगे देखते हैं राज्य के प्रमुख कार्य, कि राज्य के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, जो कि कौटिल्य के द्वारा बताए गए हैं कि एक राज्य के प्रमुख कार्य होते हैं, ठीक है। उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला कार्य है राज्य विस्तार। राज्य के प्रमुख कार्यों में वे कहते हैं कि राज्य का पहला कार्य है राज्य का विस्तार करना, यानी कि जो राज्य है उसका विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में वो क्या हो कि उसका विस्तार हो, जिससे उसकी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा बड़े क्षेत्र तक पहुंच सके। और अगला कार्य क्या है? राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना करना, ठीक है। और फिर इसके थर्ड कार्य है राज्य और उसकी प्रजा की सुरक्षा करना। अगला है राज्य के आर्थिक कार्य, आर्थिक चीज़ों से जुड़े हुए कार्य करना, ये भी राज्य का कर्तव्य है उनके अनुसार। और इसके बाद है राज्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कुछ कार्य होते हैं, वो भी राज्य के द्वारा किए जाने चाहिए। इसके बाद कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य के कार्यों में राज्य विस्तार को महत्वपूर्ण माना गया है, और इसके अलावा राज्य को अपने क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के साथ साथ राज्य हित में महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक एवं न्यायिक कार्य भी करने
आवश्यक होते हैं। और कौटिल्य के अनुसार राज्य के कार्यों का विवरण जो है इस प्रकार से है, यानी कि जो राज्य के कौटिल्य ने कार्य बताए हैं कौन कौन से करने हैं, अब उनका डिटेल देख लेते हैं एक एक का। तो सबसे पहला है राज्य विस्तार, यानी कि जो राज्य विस्तार है, कौटिल्य के अनुसार राज्य एक जीवित प्राणी की तरह है। जिस प्रकार एक सजीव प्राणी का लगातार विकास होता है, उसी प्रकार राज्य का और उसके अंग का भी लगातार विकास होता रहता है। राज्य के विकास का होना उसके अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि यदि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं तो धीरे धीरे उसका जो है विस्तार करते रहना चाहिए। ये किसने कहा था? कौटिल्य ने कहा था, ठीक है। और इसके बाद अतः राज्य के विकास हेतु कौटिल्य ने राज्य, अब आगे देखते हैं, राज्य कौटिल्य राज्य के विकास के लिए यथासंभव विस्तार करते रहने का औचित्य रखा है। युद्ध के द्वारा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए हारे हुए राजा के राज्य की सेना तथा उसके प्रजा के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इसका भी कौटिल्य ने उल्लेख किया है। यानी कि जब राज्य विस्तार के लिए जो राजा कुछ युद्ध वगैरह करता है, तो यदि कोई दूसरे देश का राजा जो है या दूसरे देश राज्य का राजा यदि युद्ध में हार जाता है, तो उस कंडीशन में एक जीते हुए राजा को हारे हुए राजा की सेना और उसके राज्य के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भी कौटिल्य ने बताया हुआ है। और अगला कार्य क्या है? तो राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना। तो इसका डिटेल क्या है? तो प्रारंभिक काल से ही राज्यों को बनाने का उद्देश्य शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना करना है। और कौटिल्य ने इस कार्य को महत्व देते हुए यह स्पष्ट किया है कि राज्य के अंतर्गत अराजकता, शोषण एवं अव्यवस्था को रोकने के लिए राजा को समाज में शांति एवं व्यवस्था करनी चाहिए। यानी कि किसी भी प्रकार से जो राज्य में गड़बड़ी को रोकने के लिए, अराजकता या शोषण को रोकने के लिए समाज में शांति की स्थापना किसको करनी चाहिए? राजा को करनी चाहिए, ठीक है। आगे है राज्य और उसकी प्रजा, यानी कि तीसरा जो कार्य है राज्य और उसकी प्रजा की सुरक्षा, यानी कि राज्य को स्थायी और मजबूत करने के लिए कौटिल्य ने राज्य के क्षेत्र को एक प्रभु सत्ता के आदिमता में सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पर बल दिया है। और सैनिक शक्ति को संगठित करने और साथ ही साम दाम दंड भेद की नीतियों का अनुसरण करते हुए राज्य में दुर्ग और किलों का निर्माण, एक सैनिक शक्ति का निरंतर विकास करने से राज्य अपने ऊपर बाहरी आक्रमण के फलस्वरूप अचानक आए हुए संकट का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है और उपयुक्त समय पर अपनी विस्तारवादी नीतियों को भी क्रियान्वित कर सकता है। यानी कि राजा को जो है अपने राज्य और प्रजा की सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ऐसा कौटिल्य मानते हैं। आगे क्या है? राज्य के कुछ आर्थिक कार्य हैं, वो देखते हैं कि राज्य के आर्थिक कार्य के अंतर्गत क्या आता है। तो राज्य के सुचारू रूप से संचालन के लिए राज्य के पास धन होना भी आवश्यक है। और किसी भी राज्य की उन्नति तभी संभव है जब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, ठीक है। और सभी जो है देखते हैं सभी प्रकार से राज्य को मजबूत एवं सुखी संपन्न बनाने के लिए राज्य में कृषि व्यवस्था एवं उद्योग धंधों का विकास किया जाना चाहिए तथा इस दृष्टिकोण से राज्य को अपने विभाग अध्यक्षों की नियुक्ति करके उसके माध्यम से कृषि व्यवसाय, पशुपालन तथा औद्योगिक संस्थानों के नियंत्रण एवं विकास में दक्ष होना चाहिए। और राष्ट्रीय व्यापार के विकास हेतु राज्य में देशी और विदेशी व्यापार का संतुलन रखना भी कौटिल्य ने आवश्यक माना है। यानी कि जो राज्य की आर्थिक जो है प्रगति के लिए क्या करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के माध्यम डेवलप करने चाहिए और देशी और विदेशी व्यापार को क्या क्या है आवश्यक माना है कौटिल्य ने एक राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए, ठीक है। अब अगला जो है लास्ट है राज्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य। कौटिल्य के अनुसार व्यक्ति के विकास के लिए कार्य को ही उत्तरदायी है। उनका यह विश्वास है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और वह अपनी उन्नति और विकास के लिए समाज पर निर्भर रहता है। अतः कौटिल्य ने एक स्थान पर यह स्पष्ट किया है कि समाज के विकास को भी ध्यान में रखते हुए
राज्य को सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों की भी व्यवस्था एवं रक्षा करनी चाहिए। यही कारण है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में निर्धन व्यक्तियों एवं दुखियों की सहायता करने पर विशेष बल दिया है। ठीक है, आगे है, कौटिल्य ने समाज में व्यवहारिक संबंध विच्छेद के विषय में भी नियम बताए हैं और उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उद्देश्य से राज्य को क्या किया है, उपयुक्त निर्णय लेने के लिए भी नियम बनाए हैं। ठीक है, जिसको जिक्र जो है अर्थशास्त्र में किया गया है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने देखा इस वीडियो में कि जो कौटिल्य जो एक भारतीय राजनीतिक विचारक थे, उनके रिलेटेड उनके सिद्धांत क्या है, उन्होंने राज्य के बारे में क्या क्या बताया है कि राज्य के क्या कार्य हैं या भ्रष्टाचार को दूर करने की उपाय किस प्रकार से बताए हैं। ठीक है, उनका अर्थशास्त्र जो बुक है वो उसमें क्या क्या लिखा है। तो इस प्रकार से कई पॉइंट्स के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप MPPSC मेंस के जो राजनीतिक विचारक हैं उसमें कौटिल्य के बारे में लिख पाएंगे। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि आपको किसी टॉपिक पर नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसका वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो फ्रेंड्स आज के इतने बाद आज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।